नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात उपचुनाव की। 28 सीटों पर उपचुनाव अब की बार बेहद खास हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति में जुबानी जंग इतनी तेज है कि हर दिन आरोप और उसकी सफाई आती। मंत्री इमरती देवी पर पूर्व सीएम कमलनाथ की टिप्पणी के बाद बवाल समझ गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे दलित महिला का अपमान बताकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रदेशव्यापी मौन धरना दिया तो कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी का ड्रामा कहती। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों की हैं, जहां मंत्री इमरती देवी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। इसे दलित महिला का अपमान बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गांधी प्रतिमा के सामने 2 घंटे का मौन रखा। शिवराज ने बयान को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। पार्टी नेताओं ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर भी 2 घंटे तक मौन धरना दिया। धरने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीधी सांसद रीति पाठक समेत प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने बयान को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने की भी बात कही। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। आप मंचन से ऐसे बोलोगे तो हमारे क्षेत्र में वो आके इस तरीके से बोल रहे, वो भी मध्य प्रदेश, वो भी चंबल संभाग की महिला, हरिजन महिला से ऐसे बोल रहे और इस तरह की विस्तृत मानसिकता को कमलनाथ जी से कोई उम्मीद है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करके दम और अहिंकार से भरे हुए। लेकिन आज मैं मैडम सोनिया गांधी जी से सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, निःशब्द अगर आप पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं महिला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो, या किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है। एक महिला नेता को उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग करके अपमानित करने का प्रयत्न किया, यह कांग्रेस की दलित विरोधी और महिला विरोधी जो चरित्र है उसका प्रकटीकरण है। वो बहन इमरती देवी कमलनाथ तुमको भाई मानती थी, आपके पैर छूती थी, आपने उस रिश्ते को भी तार तार कर दिया। और नवदुर्गे में इस प्रकार का अपमान, ये पूरे भारत की नारी शक्ति का अपमान है। कमलनाथ जी, आपको ये नारी शक्ति और पूरा भारत कभी इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के मौन धरने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केवल बहाना मिल गया है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि पोल खोली है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी के मौन धरने को नौटंकी बताया। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है मुझसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में इनका आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान है। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं। ये नाटक नौटंकी मदारी पना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है और घबराई हुई भाजपा ये उसके समझ में आने लगा है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव क्या हो रहे हैं। नेताओं के बीच ज़बानी जंग चरम पर है। उपचुनाव में जनता के मुद्दों की जगह निजी एजेंडे को तरजीह दी जा रही है। धोखा, गद्दार, बिकाऊ और ना जाने कैसे कैसे अल्फाज बरस रहे हैं, जिनके चक्कर में जनता घनचक्कर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
इधर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान एक किसान की मौत का मामला भी तूल पकड़ रहा है। आज ग्वालियर में शहर जिला कांग्रेस के बैनर तले जय विलास पैलेस के बाहर नदी गेट चौराहे पर कांग्रेसी धरने पर बैठे। इस धरने की अगुवाई पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कर रहे हैं। दरअसल कल खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान एक किसान की मौत हो गई, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। पीसी शर्मा का कहना है कि सिंधिया एक तरफ किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी सभा में एक किसान की जान चली जाती है और वो मौन साधे रहते हैं, साथ ही सभा को संबोधित भी करते हैं। इस पर शर्मा ने किसानों को लेकर सिंधिया की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। खंडवा जिले के अंदर जो सभा हो रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, उसमें किसान की मौत हो जाती है, हार्ट अटैक है, जिस वजह से भी उसकी बॉडी पर कपड़ा उड़ा देते हैं वहाँ पर, लेकिन सभा बंद नहीं होती। ये किसान का अपमान है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। तो एक तरफ किसान का अपमान, जान चले जाने पर सभा जारी रखना, इसका आरोप है। दूसरी तरफ दलित महिला के अपमान की बात कहते हुए दिन भर प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगह। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से जुड़े हुए हैं और नासिर गौरी जुड़े हैं ग्वालियर से। राकेश, पहले आपके पास आते हैं। बीजेपी ने कोई मौका इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ा कि किस तरह से अपमान किया, बार बार उन बातों को दोहराया गया मंच से कि क्या कहा है, किन शब्दों में कहा है, और घेरने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल पुनीत, और साफ तौर पर कह सकते हैं ना सिर्फ राजधानी भोपाल में ये देखने को मिला, बल्कि इंदौर और ग्वालियर की बात करें वहाँ भी मौन धरना हुआ और वहाँ भी इस तरह की बयानबाजी की है। दरअसल जिन शब्दों को लेकर बीजेपी को आपत्ति है और बीजेपी के नेता बार बार वही शब्द दोहरा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, जिस तरह से बीजेपी पूरे उपचुनाव की नब्ज पकड़ना चाहती है और बीजेपी जिन शब्दों पर खेल रही है, बीजेपी जिन मुद्दों पर खेल रही है, साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं के हम बयानों की बात करें तो साफ तौर पर महिला एक जो मुख्य रूप से एक मुद्दा बनाए हुए है बीजेपी का कहना है कि महिला का अपमान है। वहीं दूसरी ओर जो समाज है, जिस समाज से इमरती देवी आती है, उस समाज को कहीं ना कहीं बीजेपी नेता बार बार टारगेट कर रहा है। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं बात जानती है कि जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं, जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर ये भावनात्मक रूप से इन दोनों मुद्दों को लेकर खेला जा सकता है। और न सिर्फ आज जो है मौन धरना हुआ है, बल्कि तमाम जो चुनावी सभाएं हैं, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कहीं ना कहीं अपने चुनावी भाषणों में इस बात का जिक्र है और कहीं कहीं तो भाषण पूरी तरह से इसी मुद्दे पर आधारित कर दिए गए। यानी कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर चुनाव की सभाएं होना थी, जो टारगेट तय किया गया था, जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, अब वो तमाम मुद्दे पूरी तरह से पुनीत गौण नजर आ रहे हैं। और जो मुख्य रूप से भाषण की बात करें, जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क हैं, उसमें इसी बात को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि किस तरह से जो पूरा मुद्दे को हवा दी जाए। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो तमाम मुद्दे हैं पूरी तरह से गौण हैं और बीजेपी एक पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस की ओर से बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अपनी सफाई पेश की है और जो है कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे उस ऑडियो को दोबारा सुना जाए तो उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, जिन मंत्री की बीजेपी बात कर रही है उस मंत्री का जिक्र नहीं है। यानी कमलनाथ ने कहा है कि उनका इसी तरह कोई अपमान करने का जो किया ही नहीं उन्होंने, ना ही ऐसी उनकी कोई मंशा थी। वही दूसरी ओर हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, तो इस पूरे घटनाक्रम को और जो बीजेपी की ओर से तमाम धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मौन धारण किया जा रहा है, इसको नौटंकी करार दिया है। और दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हम बात करें, अभी मध्य प्रदेश में ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है, बल्कि तमाम बयान आ चुके हैं, मौन धरना हो चुका है, इसके बाद भी बयानबाजी का दौर जारी है। और जिस तरह से बीजेपी का एक रिएक्शन आता है, कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। और इसी बीच एक बात करें पुनीत, एक और मध्य प्रदेश में एक और घटनाक्रम सामने आया है जिसमें जो बीजेपी के वर्तमान मंत्री हैं बिसाहूलाल साहू, उनकी भी एक जो है वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने अब मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है, क्या जिस तरह से आज ये मौन धरना हुआ है, क्या बिसाहूलाल साहू के बयान को लेकर भी बीजेपी जो है धरना देगी? इस तरह से जो लगातार टारगेट एक के ऊपर एक लगातार किया जा रहा है। उन्हें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे मतदान की तारीख जो है और नजदीक आती जाएगी, ये जो पूरी तरह से चुनावी मुद्दे जो हुआ करते थे, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जनता की जो मुख्य रूप से समस्याएं और समाधान की जो दावे व वादे किए जा रहे थे, वो पूरी तरह से गौण हो चुके हैं और पूरा जो चुनावी संग्राम है इसी बयानबाजी पर आकर अटक गया है। पुनीत, चलिए, तो सियासी तौर पर मुद्दा बनाकर उसका लाभ लेने की कोशिश या
आहत अपने आप को बताकर उसे मानसिकता से विरोधी की जोड़कर लाभ लेने की कोशिश, और इसका कोई अवसर छोड़ा नहीं जा रहा। नासिर हमारे साथ ग्वालियर जुड़े। नासिर, ग्वालियर में भी किसान की जो मौत हुई थी बीजेपी की सभा में, उसे मुद्दा बनाकर प्रदर्शन किया, जगह भी खास थी, वक्त और मौका भी खास था। बिल्कुल जाहिर सी बात है पुनीत, और ये जो वक्त है बहुत ख़ास है दोनों ही दल के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, और दोनों ही के पास में अगर कोई मुद्दा होता है तो उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। जो जहां कमलनाथ के जो बयान था उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो वही कांग्रेस अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में जो किसान की मौत खंडवा में हुई थी उसको भुनाने की कोशिश में लग गई। उसका साफ कहना है कि जिस तरह से असंवेदनशीलता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई है वो कहीं ना कहीं वो एक पराकाष्ठा है, उसकी निंदा की है कांग्रेस ने, क्योंकि उस सभा के दौरान किसान की मौत हो जाती है, 2 मिनट का मौन रखते हैं, उसके बाद सभा को फिर से संबोधित करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा, पीसी शर्मा की अगुवाई में ग्वालियर के जयविलास पैलेस है, वहां पर ये धरना प्रदर्शन रखा गया था, धरना दिया गया, बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही सबसे खास बात यह है कि भले ही खंडवा में ये घटना हुई हो, लेकिन जो कांग्रेस है ग्वालियर अंचल में यानी कि ग्वालियर जिले में सिंधिया के गृह नगर में उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, उनकी छवि को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें हैं, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पर किसानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं किसान भी एक निर्णायक भूमिका इस उपचुनाव में निभाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि किसानों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने असंवेदनशील हैं, क्योंकि किसान की मौत हो जाती है, लेकिन वो किसान की मौत हो जाने के बाद भी बस केवल मौन रखते हैं और उसके बाद सभा को संबोधित करने लगते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गृह जिले में घेरने की कोशिश की है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि 10 तारीख के जो नतीजे हैं वो बताएंगे कि उसको कितना कांग्रेस को इससे फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल एक दूसरे पर निगाह रखे हुए हैं, हर छोटी सी बात और बड़ी से बड़ी बात को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिसाब से उसको भुनाने और उसको सियासी मुद्दा उठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि वो इसमें सफल कितना होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए देखना होगा। बड़ी बात जो हमारे दोनों सहयोगी कह रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे जिन पर डिबेट होना चाहिए, जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं, क्षेत्र में विकास की अधूरी योजनाएं उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन एक बयान जिसको लेकर, एक शब्द जिसको लेकर आपत्ति है, उसे ही बार बार मन से दोहराया जाता है। हमारे साथ में नासिर जुड़े हुए थे। नासिर, धन्यवाद आपका। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको और मिल रही है भोपाल से, उस खबर का फिलहाल हम रुख कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस। बीजेपी के 4 नेताओं ने मानहानि का केस किया है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था, गद्दारी कार्ड वाले पोस्ट के ऊपर मानहानि का केस हुआ है। 10-10 करोड़ की मानहानि का एक परिवाद पेश किया गया है। तो एक बड़ी खबर भोपाल से, दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया गया। 4 नेता भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने केस किया। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, गद्दारी कार्ड वाले पोस्ट के ऊपर मानहानि का केस किया गया है। 10-10 करोड़ की मानहानि का परिवाद पेश हुआ है। और राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से। राकेश, गद्दारी एक ऐसा शब्द है जो अब की बार के चुनाव में, उपचुनाव में सबसे ज्यादा मेन मुद्दा बना हुआ है और अब एक केस भी हो गया है। हाँ बिल्कुल पुनीत, और इस पूरे घटनाक्रम को बात करें, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये पोस्ट किए, तो उसके बाद बीजेपी की ओर से निर्वाचन आयोग में इस बात की शिकायत भी हुई है और आज मध्य प्रदेश शासन के 3 मंत्री और एक विधायक शामिल हैं। उन्होंने भोपाल के जो जिला कोर्ट में, जो कि विधायक और सांसदों के लिए विशेष कोर्ट है, उसमें एक परिवाद पेश किया है और परिवाद पेश करने के साथ ही दिग्विजय सिंह पर 10-10 करोड़ का जो है जो उसमें दावा ठोका है और कहा है कि उन्होंने जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये सोशल साइट के जरिए कार्ड जारी किया, उससे उनकी मानहानि हुई है और मानहानि के में उनके जो दिग्विजय सिंह है उनके खिलाफ 10-10 करोड़ का केस जो है लगाया गया है। हालांकि अभी बात करें जो चारों बीजेपी के नेता, जिसमें 3 मंत्री और एक विधायक शामिल हैं, उनकी ओर से जो परिवाद पेश किया गया है वो कोर्ट पर जो है पटल पर रखा जा चुका है, लेकिन अभी वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये अगली तारीख जो है जो 19 नवंबर है वो तय की गई है। 19 नवंबर को जो चारों नेता हैं उनके बयान होंगे और बयान होने के बाद फिर ये अदालत फैसला लेगी कि उनकी ओर से जो परिवाद पेश किया गया
गया है उसे मान्य किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक जो बड़ा मुद्दा पूरे में बना हुआ है, क्योंकि उपचुनाव जिस कारण हो रहे हैं कांग्रेस लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है और दिग्विजय सिंह ने तो सीधे तौर पर ये मोर्चा खोला है। उन्होंने बाकायदा अपने फेसबुक के जरिए ये दावा किया है कि 35-35 करोड़ जो है राशि लेकर कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। और जब ये उन्होंने फेसबुक के जरिए उन्होंने जारी किया है तो कहीं ना कहीं जो तमाम क्षेत्र हैं उन पर ये मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर जो बीजेपी के तमाम प्रत्याशी थे वो घिरते नजर आ रहे थे और उन्होंने आज अपने बचाव में जो है कोर्ट की शरण ली है। हालांकि इस मामले को लेकर बात करें, बीजेपी निर्वाचन आयोग से शिकायत कर चुकी है और निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की जो है संबंधित जो अधिकारी है उससे रिपोर्ट तलब की है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पहुंची नहीं है। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी विवाद को मुद्दा बनाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो पोस्ट की गई है उसके खिलाफ वो मानहानि करेंगे, यानी कहीं ना कहीं इस बात को वो नकार रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात करें कोर्ट इसको परिवाद को मान्य करेगा या नहीं करेगा, ये जो तमाम नेताओं के चारों नेताओं के बयान होंगे उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। और जो तारीख तय की गई है वो चुनाव के बाद की तारीख भी, यानी 19 नवंबर वो तारीख तय की गई है। फिलहाल हम बात करें तो ये तमाम नेताओं का दावा है कि उनकी ओर से जो अदालत का दरवाजा खटखटाया है वहां पर उनको न्याय जरूर मिलेगा। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया। तो एक विवाद जो फेसबुक पोस्ट था इसके ऊपर अब परिवाद दाखिल हुआ, देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। एक और बड़ी खबर अनूपपुर से, बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल का एक विवादित बयान सामने आया। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर एक ओछी टिप्पणी की। विश्वनाथ सिंह की पत्नी पर यह ओछी टिप्पणी की बिसाहू लाल सिंह ने। उनका कांग्रेस जिला अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए एक वीडियो भी सामने आया। बिसाहू लाल सिंह ने जयप्रकाश अग्रवाल को चेतावनी दी, 3 तारीख के बाद जयप्रकाश अग्रवाल की दुर्गति कर दूंगा। इस तरह का बयान उनका सामने आया है। तो एक के बाद एक ना तो विवादित बयान थम रहे हैं ना उस पर बवाल थम रहा है। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते हैं। अक्सर आप ये कहते हैं कि जयप्रकाश अग्रवाल आपके आदमी हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरह की शिकायत क्यों कर रहे हैं? जयप्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जयप्रकाश का करूंगा कोई नहीं करूंगा। सांवेर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मामले में चुनाव आयोग से एक दूसरे की शिकायत की जा रही है। आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर 22 एफआईआर हो चुकी हैं, जिनमें भाजपा नेताओं के खिलाफ 13 तो कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध 6 एफआईआर हुई। भाजपा की शिकायत पर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, जिला अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं पर मामले दर्ज हुए। तो वहीं 3 मामले में उड़नदस्ते के अधिकारियों की शिकायत पर ठाकुर अजीत सिंह राणा, संदीप राठौर और कमल सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के निराधार आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनके नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस उपचुनाव के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुझे बताइए कि चुनाव शुरू नहीं हुआ, उम्मीदवार तय नहीं हुआ, उसके पहले कौन सा ये प्रलोभन वाला मामला आ गया, मुकदमा कायम हो गया। और कांग्रेस का उम्मीदवार भरी सभा में इंदौर के कलेक्टर सहित सभी पुलिस के और प्रशासन के अफसरों को कहता है कि मैं टांग दूंगा, मैंने 3 कलेक्टर टांग दी हैं, वो कहता है उठाव न करवा दूंगा। तो ये सीधे सीधे जान से मारने की धौंस है। मैं नहीं बोलता हूँ, वहाँ की जनता ही बोलने लग जाती है। तो इनको ऐसा क्या, जब इतने लगातार ये विधायक मंत्री रहे तो इनको विकास कार्य गिनाने की बजाय आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, छिछोरापन कर रहे हैं। इसको भी जनता अपने गले में उतार नहीं पा रही है। और इंदौर से एक बड़ी खबर है, हनी ट्रैप केस में एसटीएफ अधिकारियों को फटकार लगी है। जिला कोर्ट ने अधिकारियों को फटकारा, टेक्निकल एविडेंस पेश नहीं करने पर फटकार लगाई है। अवमानना और कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। एसटीएफ अधिकारी के पेश न होने पर नोटिस जारी हुआ। एडीजी एसटीएफ भोपाल को नोटिस जारी हुआ है। डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र को भी नोटिस जारी हुआ है। पलासिया निरीक्षक के खिलाफ अवमानना का नोटिस हुआ है। और रवि इमराज सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी रवि, अपडेट दीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक साल इस पूरे मामले को होने को आया है और लॉकडाउन के पहले जो आरोपी श्वेता विजय जैन है, उनके जो वकील हैं धर्मेंद्र गुर्जर, उनके माध्यम से एक याचिका दायर की गई थी और उसमें टेक्निकल एविडेंस जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश करने की मांग की गई थी। तब से लेकर अब तक 8 सुनवाई हो चुकी है और 8 पेशी पर एक भी बार एसटीएफ द्वारा जो है एसआईटी द्वारा जो है इसमें किसी भी प्रकार से टेक्निकल एविडेंस पेश नहीं किए गए हैं और 2 से 3 पेशी में अधिकारियों ने आना भी बंद कर दिया है। इसी को लेकर जो है अब कोर्ट ने इसे अपने अमाना माना है और इसको लेकर एडीजी एसटीएफ विपिन माहेश्वरी एसटीएफ भोपाल, डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र और तत्कालीन पलासिया निरीक्षक शशिकांत चौरसिया को अवमानना नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और इसमें साथ ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से लगातार जो टेक्निकल एविडेंस है उसकी मांग कोर्ट के समक्ष पेश करने की बात की जा रही थी, वह पेश नहीं हुआ है और इसी को लेकर अब ये जो कोर्ट ने जो पूरी टीम है उसको फटकार लगाई है और जल्द अब अगली तारीख पर टेक्निकल एविडेंस पेश करने के आदेश दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में अब अधिकारियों को जवाब देना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।